हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के इस चैप्टर के अंदर टोटल 84 क्वेश्चन है जो सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। और ये जो चैप्टर यहाँ पर कौन से हैं, 15 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक जो है वो हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि अगर जो ये एक्सप्लेनेशन है वो एनसीईआरटी में मेंशन है तो वो एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पर मेंशन किया गया है उसका एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है। और अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो लिखाई हो रही है वो आपको ज़्यादा समझ में ना आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बट अगर आप वर्ड्स मेरे ध्यान दोगे, सुनोगे अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पेज नंबर वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th और 12th के सभी चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे इस चैनल के ऊपर सेम फॉर्मेट के अंदर, और आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, जहां पर हमने बहुत सारे चैप्टर जो है वह कंप्लीट भी करवा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो होता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है AIPMT 2012 में आ चुका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना होता है ये ऑलरेडी क्लास 11th के अंदर आ जाता है इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में, बट यहाँ पर हमसे नाइट्रोजन का पूछा गया, और नाइट्रोजन आपको पता है कि ग्रुप 15 के अंदर आती है। अब नाइट्रोजन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पूछा गया, तो यहाँ पे N2H4 का पूछा गया, NH3 का पूछा गया, N3H का पूछा गया एंड NH2OH का पूछा गया है। अब आपको ये तो पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +1, और जो ऑक्सीजन होता है वो दिखाता है जनरली -2। तो अगर हमें नाइट्रोजन और इस सब के निकालने नहीं आते हैं तब भी हम निकाल सकते हैं। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर वो तो हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की गई है तो इस चैप्टर में पेज नंबर 172 जो एनसीईआरटी का है वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की गई है। अब हम इसके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका निकालना है वो एक्स ले लेते हैं। अब ये कितने एटम है, 2 एटम है। हम हाइड्रोजन में कितनी होती है 1, और ये कितने एटम है 4 एटम है, तो ये 4 × 1 हो गया। इज इक्वल टू चार्ज प्लस का है या माइनस का है, अगर प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का तो माइनस का लगाएंगे, न्यूट्रल है तो 0 लगाएंगे। अब ये क्या हो गया, 2x + 4 = 0। तो ये हमारे पास में x = क्या आ जाएगा, -4/2 यानी -2। तो यहाँ पर इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा वो आएगा हमारे पास में -2। इसी तरह हम इसका अगर निकालेंगे तो यहाँ पे x हो गया, प्लस में ये कितने हो गए 3, 1 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन में -3 निकल कर आएगा। यहाँ पर इसी टाइम से सेम देखेंगे तो 3x + 1 = 0 होता है, तो x = -1/3 निकल कर आएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए -2 हो गए, =0। तो ये हो गया हमारे पास में x + 1 = 0, तो x = क्या हो गया, -1 का हो गया। इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया है -1, यहाँ पर आया है हमारे में -2, यहाँ पर आया हमारे पास में -3, और यहाँ पे आया है -1/3। अगर सभी में माइनस है और हमसे हाईएस्ट पूछा है तो जो जितना 0 के पास में होगा वो उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर -1/3 जो वो हाईएस्ट नंबर है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 2001 में। अब ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा क्या कन्फ्यूजन वगैरह सा हो रहा होगा, बट इसमें कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं होना है। रिसेंट ईयर में आपको भी वो वाले क्वेश्चन भी अभी आ जाएंगे। देखिए नाइट्रोजन जो है इन्होंने कहा है कि वो N2 मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब नाइट्रोजन में N2 बनता है, बट फॉस्फोरस के अंदर P2 नहीं बनता है, वहाँ पर जो वो P4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीज़न पूछा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की तरह जो फॉस्फोरस है वो क्यों नहीं बना पाता है। अब हमें भी पता है कि सबसे पहले अगर हम ग्रुप में इस 15 में नीचे जाते हैं तो पहले नाइट्रोजन आता है, फिर फॉस्फोरस आता है, इस टाइप से आता है। अब देखिए यहाँ पर इसका रीजन क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोरस एटम। तो ट्रिपल बॉन्ड तो नाइट्रोजन में भी प्रेजेंट होता है, उसका ये रीजन तो नहीं हो सकता। p-pi बॉन्डिंग इज वीक, p-pi बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, या फिर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म इजीली। ज़्यादातर यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन देखिए, इनमें केवल एक चीज़ चेंज की गई है, वीक या स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 173 पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जो फॉस्फोरस होता है उसका साइज लार्ज होता है, उसका साइज अगर लार्ज होगा तो यहाँ पर जो p-pi बॉन्डिंग बनेगी वो थोड़ी सी वीक बनेगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और उसी वजह से जो आपका P2 है वो मॉलिक्यूल ना बनकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, P4 में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो p-pi बॉन्डिंग है वो काफ़ी वीक रहती है, इसलिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आती है, एक तो हाइड्राइड पूछा जाता है कि हाइड्राइड कौन सा एसिड ज्यादा है, बेसिक कौन सा है, एक ऑक्साइड पूछा जाता है। और ऑक्साइड हाइड्राइड यहाँ पर क्या है, रिवर्स है इस ग्रुप के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 173 आपको याद रखना है, वहीं से ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आती है। अब यहाँ पर क्या है, जो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए AS2O5 है, P2O5 है, N2O5 है, SB2O5 है। मतलब यहाँ पर जो है ये NPAS SB इस टाइप से है, मतलब डाउन द ग्रुप ऑक्साइड है। तो अब आपको पता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब ये मोस्ट एसिडिक होगा, फिर उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। सेकंड क्या है, अगर यहाँ पर जो है हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा आएगा तो वहाँ पर उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। बट इस ग्रुप के लिए जो हमारे पास में अप्लाई होता है वो पहली वाला रीजन अप्लाई होता है कि यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर जो होंगे ऑक्साइड के वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी जैसे जैसे ऑक्साइड नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो कम होगा। और हमसे मोस्ट एसिडिक पूछा तो सबसे ऊपर जो ग्रुप में है वो मोस्ट एसिडिक होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा N2O5। क्लियर हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लगभग सेम निकल के आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पर किस में होगा, SbH3 में, ASH3 में, NH3 में या फिर PH3 में। वैसे तो डाइपोल मूवमेंट वाला क्लास 11th के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वहां पर आता है डाइपोल मूवमेंट के पूरे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, वो चैप्टर भी हमने डिस्कस करवाया है, वहां पे भी आपको देख सकते हो। बट हमसे तो पूछा गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 173 पे टेबल 7.2 मिलेगी, और वहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी NH3 यानी इस हाइड्राइड की। अब इस हाइड्राइड की सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट जो डाइपोल मूवमेंट जो शो करता है वो भी आपका NH3 ही करता है। तो NH3 जो होता है वो हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट शो करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो फिफ्थ में चलते हैं। अब फिफ्थ में क्या बोला गया था, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक नहीं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड पूछा गया है ऑफ द वी ग्रुप एलिमेंट डिक्रीज इन द ऑर्डर, क्योंकि 1996 में इसको बी ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर पूछा गया, एसिडिक नहीं पूछा गया। अब आप कहोगे कि अभी अभी आपने बताया था कि जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, वो मैंने ऑक्साइड के लिए बताया था, बेसिसिटी के लिए नहीं बताया था। और बेसिसिटी के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन काफी दी हुई है, डायरेक्टली जो है वो टेबल 7, डायरेक्टली जो है वो 7.2 टेबल दी, उसके ऊपर जो है आपको मेंशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 173 में ये डायरेक्टली दिया हुआ है कि इसका ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली पेज नंबर 173 पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्राइड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर एसनिक, फिर या, तो इस टाइप से जब हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये बेसिक कैरेक्टर का पूछा गया है हाइड्राइड के अंदर। अगर ऑक्साइड होता तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर रिवर्स हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया भैया हमारे सामने। अमोंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द लोवेस्ट एसिडिक इज, इनमें से पूछा गया है कि लोवेस्ट एसिडिक कौन सा है। तो अब यहाँ पर वही जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 173 पे जो मेंशन थी स्टेटमेंट वो आएगी। सबसे पहले क्या आएगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए NPAS, इनमें से यहाँ पर नीचे कौन सा है, AS है। इसका मतलब यहाँ पर जो P वाला फोस्फोरस है, फोस्फोरस का ऑक्साइड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। पहला चीज तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। इसका मतलब हमें केवल फोस्फोरस पे ध्यान देना है, आर्सेनिक पे नहीं ध्यान देना है। ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब फोस्फोरस पे ध्यान देना है, तो अब यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोर एसिडिक होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 4, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 - 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 = 12 में, और 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है मेरी 3, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे P4O10 में तो यहाँ पर आ गया 20 डिवाइड बाई 4 तो ये आ गया 5। तो P4O10 में तो आ रहा है हमारे पास में क्या 5, और यहाँ पर पूछा गया सॉरी लोवेस्ट पूछा गया ना, हाईएस्ट तो हमने इसके निकाल दिए, बट हमसे लोवेस्ट पूछे गए। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, बट आपको ये चीज़ क्लियर तो हो चुकी है, हमने हाईएस्ट निकाली, लोवेस्ट पूछे। ओके, तो लोवेस्ट पूछे तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे, और इसके अंदर जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सबसे कम आएगी, क्योंकि आर्सेनिक बाकी तो चीज़ है वही है ना, 4O6 बाकी तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी, और जैसे डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर कम होते हैं, तो आर्सेनिक का कम हो गया, और फिर वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी और कम आ गया, तो यहाँ पर इसका ज़्यादा कम हो गया। क्लियर हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी बाय मिस्टेक, अब आपको ये चीज भी क्लियर होगी। हाईएस्ट पूछ रहे तो P4O10, कम पूछिए तो ये बस इतना ही है ना। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इनमें से कौन सा फ्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
NF5, PF5, ASF5 या फिर SB5 कौन सा नहीं करता है? तो यहाँ पर NF5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 173 लास्ट पैराग्राफ को रीड कर लेना कि NF जो है वो वहाँ पे पेंटावेलेंट नहीं बनाता है नाइट्रोजन। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि वहाँ पे d ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, उसकी वजह से वहाँ पे वैलेंसी हाई नहीं जाती है, ये डायरेक्टली मेंशन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच वन हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब पूछा गया है कि लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? NH3 का है, PH3 का है, ASH3 का है या फिर SBH3 का है? तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली मेंशन है पेज नंबर 173 टेबल 7.2 में। टेबल 7.2 एनसीईआरटी पेज नंबर 173 डायरेक्टली मेंशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या ऑर्डर के अंदर है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो आएगा वो BiH3 आएगा, देन जो है वो SBH3 आएगा, देन जो है वो नाइट्रोजन एमोनिया आ जाएगा, फिर आर्सेनिक आ जाएगा और लास्ट में जो है वो PH3 आ जाएगा। तो PH3 जो है वो सबसे कम है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये डायरेक्टली टेबल में मेंशन दिया भैया, हमने कहीं से कुछ नहीं बताया। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो आ जाते हैं डाई नाइट्रोजन के अंदर। अब यहाँ पे बोला गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन क्या होता है? N2, इसके बीच में कितना था? 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2। तो ट्रीन में कितने हो गए? 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे पूछा गया कि 6 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पे डाई नाइट्रोजन जो है वो स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी के पेज नंबर पे, वो भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10 आ चुका है। नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज। जो नाइट्रोजन होता है वो ज्यादातर इनएक्टिव एलिमेंट है, ऐसा क्यों है? इट्स एटम हैज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या फिर इट हैज द लोअर एटॉमिक रेडियस, या फिर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फेयरली हाई, या फिर डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई। तो हमसे मेन पूछा कि ये इनएक्टिव क्यों है, ये हमसे पूछा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 175 पर आपको इसका रीजन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एसोसिएशन, जिसको हम जो है बॉन्ड एंथैल्पी या फिर डिसोसिएशन एनर्जीज का यूज होता है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होती है, उस वजह से यहाँ पर जो है वो इनएक्टिव रहता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पे मेंशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 11 देख लेते हैं। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ। यहाँ पर ये पूछा गया कि प्योर नाइट्रोजन जो है वो लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं, किस किस चीज़ को मिक्स करके हम बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 174 याद रख लेना, वहाँ पे डायरेक्टली जो ये रिएक्शन है वो दी हुई है। कौन सी दी हुई है? तो यहाँ पर हम जो NH4Cl प्लस NaNO2 यानी जो डाई नाइट्रोजन है वो प्रिपेयर की जाती है एक्वस सॉल्यूशन किसका? एक तो हो गया हमारे पास में एमोनियम क्लोराइड का और सोडियम नाइट्राइट का, इन दोनों की जो है उनको मिलाकर हम प्योर नाइट्रोजन जो है वो ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एनसीईआरटी पेज नंबर 174। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 12th में चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। हमें बताना है कि कौन सी नाइट्रोजन के लिए इनकरेक्ट लिखी हुई है। Its electronegativity is very high. D orbital are available for bonding. It is a typical non-metal. Its molecular size is small. अभी अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर बात की थी कि वहाँ पर D ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर वो था हमारे पास में 7 और हमने बताया था कि 173 पे मेंशन है। तो पेज नंबर 173 पे खासकर मेंशन है कि नाइट्रोजन के अंदर D ऑर्बिटल नहीं होता है, और ये चीज़ जो है इन्होंने बोला कि D ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो वो गलत है, इनकरेक्ट पूछिए तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एमोनिया। क्या है? एमोनिया है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था नीट 2020 के अंदर, तो बात करें। ओके, यूरिया रिएक्ट विद वाटर, यानी जो यूरिया है वो रिएक्ट करवा रही है वाटर के साथ में टू फॉर्म ए कंपाउंड ए विच विल डीकम्पोज टू फॉर्म बी, और वो फिर डीकम्पोज होकर क्या बनाता है? बी बनाता है। अब बी के अंदर जब हम पास करते हैं कॉपर आयन तो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी हमें मिलता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सी फ्रॉम द फॉलोइंग? ओके भैया, बताएंगे, बात बिल्कुल करेंगे। ओके, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि यूरिया ले लेते हैं। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है कि यहाँ पे CONH2NH2 ये होता है यूरिया। इन्होंने बोला है यूरिया के अंदर हम ऐड कर रहे हैं क्या? वाटर, H2O, वाटर। मैंने आपको बोला थोड़ा इस वर्डों पे ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा। तो वाटर से इन्होंने बोला कि A बन जाता है। अब A क्या है? A है आपका, जब वाटर ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका NH2
NH2COONH4 ये हमारे सामने निकल कर आएगा। इसके अंदर देखिए H2 होगा तो एक हाइड्रोजन, हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया तो ये NH4 बन गया, और एक CO था उसके अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया तो NH2COONH4 बन गया। ये चीज़ क्लियर होगी। ये कहाँ पर मेंशन है? NCERT के पेज नंबर 175 पे ये रिएक्शन मेंशन है। फिर बता रहा हूँ, अब जब इसको डिकम्पोज करते हैं, जो NH2COONH4 बनाए, इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा NH3। NCERT के पेज नंबर 175 पे ये रिएक्शन मेंशन है। फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ तक ये तो है, वो NCERT के पेज नंबर 175 पे मेंशन है। फिर NCERT के पेज नंबर 177 पर इससे आगे वाली रिएक्शन मेंशन है। अब इन्होंने बोला कि बी जो है उसको कॉपर प्लस आयन में जो है वो हम पास करते हैं, और फिर उसके बाद में हमें एक सॉल्यूशन मिलता है सी, जो कि किस टाइप का है? डीप ब्लू कलर का है। तो NH3 था हमारा बी वाला, ये जो बी है वो NH3 है, एमोनिया है। अब एमोनिया को जब हम Cu जो आयन है उसमें से जब रिलीज करेंगे तो जो डीप कलर सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा Cu, और एमोनिया के कितने कंपाउंड मिलेंगे? NH3 2, और ये टोटल ओवरऑल जो है वो +2 का साइन हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियर होगी। डायरेक्टली ये वाली जो रिएक्शन है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 177 पर डायरेक्टली मेंशन है, मतलब पूरा एनसीईआरटी में मेंशन है ये, और उसके साथ में लिखा भी हुआ है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया? ये वाला हो गया CuNH3 4 का होल ट्वाइस। तो आंसर आ गया कौन सा हमारा? ऑप्शन बी, यानी 2020 प्योर एनसीईआरटी था। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 14 देख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया कंसिस्ट ऑफ, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया होता है वहां पर जो है वो किस किस से मिलते बनते? अब देखिए सिंपल सा है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 176 पे जब आप रीड करोगे तो ये रिएक्शन डायरेक्टली मेंशन है एमोनिया के अंदर कि जब हम NH3 है उसके अंदर एक्वस का मतलब हो गया वाटर मिला रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया तो यही हो गया। इसको जब हम मिला रहे हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है जहाँ पे NH4 प्लस एक आयन बनता है, प्लस में OH माइनस बनता है। तो यहाँ पर दोनों बनते हैं, तो ये दोनों बनते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 176 पे डायरेक्टली मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेट? अब ये पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक वाला ये सब कुछ तो हम पहले करके आए थे क्लास 11th के अंदर, क्लियर है। बट यहाँ पर वापिस से आया है भैया, पैरामैग्नेटिक पूछा है। कब पूछा है? 1994 में पूछा है। तो वहां पर आपको बता दूं कि NO2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो NO2 के अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आपको भी पता है कि ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, उस वजह से NO2 जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी डायमैग्नेटिक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। वैसे ये क्लास 11th वाले चैप्टर से था, वहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड, यानी ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है। 1988 में, इतना पुराना क्वेश्चन है, लगभग 35 ईयर पुराना। आपको पता है कि यहाँ पर NO, NO2, N2O5 और N2O3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो N2O5 जो है वो नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड है, डायरेक्टली याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। ओके भैया, नाइट्रिक एसिड में इन्होंने बोला कि जो कॉपर है इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड HNO3 इट प्रोड्यूस, यानी जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में कॉपर को हीट किया जाता है तो क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 180 पर आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन है। अब ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, कौन सी चीज़ ध्यान देनी है भैया? ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड लिखा है या डाइल्यूट लिखा है, इस वर्ड का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दोनों रिएक्शन दी हुई है पेज नंबर 180 पे। एक में डाइल्यूट के साथ बताया है कि डाइल्यूट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, और एक हमारे साथ में कंसंट्रेटेड के साथ में बताया कि कंसंट्रेटेड में करेंगे तो क्या बनेगा। अब आपको बता दूं, डाइल्यूट में करेंगे तो हमारे पास में CuNO3 ट्वाइस तो मिलेगा, दोनों में मिलेगा, चाहे आप कंसंट्रेटेड में करो चाहे आप डाइल्यूट में करो, ये CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस इसीलिए दिया है सभी ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ये तो दोनों में बनता है। अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है वो NO2, ये वाली NO2 और NO, इसका डिफरेंस आ जाता है।
NO2 मिलती है हमें कंसंट्रेटेड में करेंगे तो NO2 मिलेगा और ये वाला मिलेगा, जबकि अगर हम डाइल्यूट के साथ करेंगे तो हमें NO मिलेगा। ये वाला हमें कब मिलेगा, जब हम डाइल्यूट के साथ करेंगे, कंसंट्रेटेड के साथ में हमें इस वाले मिलेगा ऑप्शन सी वाला। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। प्लस में H2O भी मिलता है भैया, यहाँ पे ये भी बता दूं, प्लस H2O सब में मिलता है, तीन दोनों में मिलेगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। दोनों याद रख लेना, अगर डाइल्यूट पूछ लिया जाए तो वो यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा, अगली बार पूछ लिया जाए तो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जिंक गिव्स H2 गैस, यानी जिंक जो है वो H2 गैस देता है, कब देता है, विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HCl, बट नोट विद HNO3। बट वो HNO3 के साथ में जो है वो जिंक को रिएक्शन करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता, इसका रीजन पूछा है। Zinc act as an oxidizing agent when react with HNO3. HNO3 is weaker acid than H2SO4 and HCl. In electrochemical series, zinc is above hydrogen या फिर NO3 is reduced in preference of to hydronium ion. हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 180 पे ये साफ साफ मेंशन है कि HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑब्टेंड हो जाती है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑब्टेंड होती है तो यहाँ पर होता क्या, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, आपका HNO3। तो जो हाइड्रोजन होती है ना उसको कन्वर्ट कर देता है वो वाटर में, H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो NO3 इज रिड्यूस इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन, ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भैया डायरेक्टली याद रख लेना, शुगर कैन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। अगर शुगर कैन की नाइट्रिक एसिड, शुगर कैन के अंदर क्या होता है, जनरली आपका शुगर होता है, आपको पता है शुगर का मतलब ग्लूकोज हो गया। अब यहाँ पर अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, CO2SO2 मिलेगा, COOH का होल ट्वाइस मिलेगा, या फिर 2HCOOH 2 मोल्स मिलेंगे, या फिर नो रिएक्शन। तो वहाँ पर जब ये रिएक्शन होती है ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COOH इन 2 का होल ट्वाइस 6 हो जाता है ये टोटल। तो ये आपका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन बी आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है वो है फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो हमसे पूछा गया है 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, आज से लगभग 24 ईयर पहले। स्कारलेट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, या फिर वायलेट फॉस्फोरस। एनसीईआरटी का पेज नंबर 180 एंड 181 पे, क्योंकि देखिए 180 के बिल्कुल लास्ट में और 180 का फर्स्ट पैराग्राफ है, वहां पर डायरेक्टली मेंशन है व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। और व्हाइट फॉस्फोरस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है व्हाइट फॉस्फोरस। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 21 देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस एक्सेप्ट दे आर। यानी हर एक चीज जो लिखी हुई है वो व्हाइट और रेड के लिए बिल्कुल सही लिखी हुई है, बट एक चीज गलत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, दे बोथ आर सोल्यूबल इन सीजियम, जो सीजियम सल्फर जो वाला सॉल्यूशन उसके अंदर, कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग इन एयर, कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। यहाँ पर क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो देखिए जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो तो आपका सोल्यूबल होता है CH2 के अंदर, बट जो रेड फॉस्फोरस होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है। बट इन्होंने क्या बोला है कि दोनों ही सोल्यूबल है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो याद रख लेना भैया, आंसर ऑप्शन ए बहुत पुराना है, एनसीईआरटी रिसेंट एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फिन की। ओके, ओडिशा में नीट 2019 के लिए, उड़ीसा स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, करेंगे। एक कंपाउंड है X, अपॉन रिएक्शन विद H2O ये प्रोड्यूस करता है कलरलेस गैस Y, जिसके अंदर रोटन फिश स्मेल आती है। गैस Y जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 टू गिव C2 3p3 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट प्रिडिक्ट द कंपाउंड X। अच्छा जी, बिल्कुल बताएंगे जी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 181 का रेफरेंस लेकर बताएंगे जी। एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा, 181। ये जो रोटन फिश स्मेल है ना वो डायरेक्टली लिखी हुई है, जो रिएक्शन बता रहे हैं वो डायरेक्टली है कहाँ पर, एनसीईआरटी के पेज नंबर 181 पर। अब देखो इन्होंने बोला कि एक X है उसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ में। तो X क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ भैया सीधा ही, CA3P2 क्या है, CA3P2 है। और जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ में तो जो वो Y जो कलरलेस गैस बताई है इन्होंने वो यहाँ पर फॉस्फिन है, PH3 है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 181 पे फॉस्फिन बताने वाला प्रोडक्ट जो है वो चीज़ बताई है।
अब ये जो Y वाली है इसमें CuSO4 मिलाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है क्या, Cu3P2। ये तो इन्होंने खुद नहीं बता दिया कि ये बनाता है ये बनाता है, हमसे X पूछा है। तो X आपको बता दूं, फोस्फिन जो प्रोडक्शन कैसे बनता है ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 181 पर। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो होता है Ca3P2 और इससे बनता क्या है PH3 बनता है, प्लस में एक और कंपाउंड भी बनता है वो है CaOH का होल ट्वाइस, और ये जो PH3 इसको बोलते हैं फोस्फिन। ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बोला गया है कि PH4I प्लस NaOH फॉर्म, यानी PH4 प्लस I और NaOH ये डायरेक्टली रिएक्शन है। पेज नंबर 181 पे ये रिएक्शन डायरेक्टली है कि इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है क्या, दो तीन चीज़ें मिलती है। एक तो हमें मिलेगा NaI, ओके, सोडियम आयोडाइड। एक हमें मिलेगा PH3, क्या हो गया आपका फोस्फिन। इसके अलावा हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। इन दोनों को मिलाओगे ये तीन चीज़ें मिलेगी आपको, फिर बता रहा हूँ। बट हमसे यहाँ पर जो है वो एक ही पूछा है तो वो PH3 तो होगा ही होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, पेज नंबर 181 पे डायरेक्टली मेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्फोरस हैलाइड के बारे में। फोस्फोरस हैलाइड से नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग, और PCl5 के लिए जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ये जो पूरा PCl5 वाला जो ऑप्शन है, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। PCl5 मॉलिक्यूल इज ए नॉन रिएक्टिव, सबसे पहले इन्होंने बोला कि PCl5 जो वो नॉन रिएक्टिव है। सेकंड में क्या बोला है, 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। सेकंड क्या बोला है, 2 एक्सियल PCl बॉन्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड, ये इन्होंने बोल दिया है। बहुत अच्छी बात है भाई, बोल दिया है तो ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 183 पे सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। इसके अलावा एग्जाम्पल 7.8 देख लेना, वहां पर भी लिखा हुआ है कि जो PCl5 जो है वो इज रिएक्टिव। इन्होंने क्या बोला है, नॉन रिएक्टिव, कि PCl5 जो नॉन रिएक्टिव है। PCl5 रिएक्टिव है, Cl2 गैस देती है, और इसके अलावा और भी चीज़ों के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ में, ये कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर जो PCl5 ये बोला कि ये मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव है, ये बिल्कुल गलत है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। पेज नंबर 183 पे ये सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 25 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 25 है, PCl3 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, यानी जो PCl3 है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, PH3 बनाती है, H3PO3 HCl बनाती है, POCl3 बनाती है, या फिर H3PO4 बनाती है। पेज नंबर 182 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बताएंगे, डायरेक्टली रिएक्शन दी हुई है कि जब हम PCl3 प्लस H2O करते हैं तो हमें मिलता है H3PO3 प्लस HCl। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, H3PO3 प्लस HCl मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो ऑक्सा एसिड ऑफ फोस्फोरस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम होता है वहाँ पे आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सा एसिड ऑफ फोस्फोरस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर किसके अंदर होगी, H4P2O7 में, H3PO3 में, H3PO2 में, या फिर H3PO4 के अंदर। अब हमसे ये बताना है कि किसके अंदर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो वहाँ पर जो भी एसिड जिसके अंदर पीएच बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा, अब ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 से बता रहा हूँ, सब कुछ मेंशन है वहाँ पे। फिगर 7.4 में डायरेक्टली मेंशन दिया हुआ है, वहाँ पे डायग्राम वगैरह एग्जांपल 7.9 आप देख लेना। तो वहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस एसिड के पास में पीएच बॉन्ड जो है वो जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पर वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास में H4 यहाँ पे H3PO2 और H3PO4 है, इनमें मेन इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। बाकियों के पास में, इसके पास में भी जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली पीएच बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे POH ऐसे करके बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है। पीएच डायरेक्टली हाइड्रोजन इन दोनों के साथ में अटैच नहीं है, वो केवल और केवल किस किस के साथ में है, H3PO3 एंड H3PO2 के साथ में, इन दोनों के साथ में नहीं है। तो यहाँ पर जो H3PO3 है यहाँ पर तो केवल 1 पीएच बॉन्ड है, कितना है 1 पीएच बॉन्ड, और यहाँ पे कितना है 2 पीएच बॉन्ड है। ये टेबल नंबर 7.4 के अंदर डायरेक्टली मेंशन, डायरेक्टली दिया हुआ भैया।
फिर बता रहा हूँ सब, सॉरी टेबल 7.5 में ये सारा दिया हुआ है, वहीं से बता रहा हूँ मैं कि कितने पीएच बॉन्ड है, कितने पीओएच बॉन्ड है, सब कुछ वहीं से है। तो यहाँ पर जो H3PO2 है वहाँ पर तो दो हाइड्रोजन, दो पीएच बॉन्ड होते हैं, और जो H3PO3 है वहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैंने आपको बता दिया कि वो एसिड जिसके पास जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो H3PO2 के पास में 2 हाइड्रोजन है तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 से वहीं बताया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो 27 है। ओके भैया, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड? Phosphenic acid is a monoprotic acid while phosphonic acid is a diprotic. Phosphenic acid is a diprotic acid while phosphonic acid is a monoprotic, both diprotic, both triprotic, ये वो ये सब। ओके भैया, एनसीईआरटी का पेज नंबर 184 185, एनसीईआरटी का पेज नंबर 184 185, टेबल 7.5, टेबल 7.5। ओके अब यहाँ पर मोनोबेसिक क्या होता है, जहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। डाई बेसिक क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब ये किसके साथ होंगे, ऑक्सीजन के साथ में अटैच होंगे। मतलब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अगर अटैच हो रहा है, मतलब इस टाइप से देखिए भैया, ये हमारे पास में पी है, ये ओ है, ये एच है, मतलब डायरेक्टली ओ एच वाला बॉन्ड इस टाइप का। अब इस टाइप का अगर यहाँ पर आ रहा है तो वो मोनोबेसिक हो जाएगा, 2 आ रहे हैं तो वो डाई बेसिक हो जाएगा, 3 आ रहे हैं तो वो ट्राई हो जाएगा, 4 आ रहे हैं तो वो टेट्रा हो जाएगा, इस टाइप से है। ओके, तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या है, हमें पीओएच बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, जिसमें जितने ज़्यादा पीओएच बॉन्ड, जितने पीओएच बॉन्ड होंगे वो उतना ही हो जाएगा, मोनो हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, इतने हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि ये फोस्फेनिक और फोस्फोनिक क्या है, ये भी टेबल 7.5 में मेंशन है, इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब मेंशन है। ओके जो फोस्फोनिक होता है उसको हाइफोफोस्फोरस भी बोलते हैं, और फोस्फोनिक और कुछ नहीं है, वो अभी वाला ही है H3PO2। H3PO2 आपका फोस्फोनिक है। ओके और ये जो आपका फोस्फोनिक है वो है आपका H3PO3। क्लियर हो गया। ओके अब यहाँ पर जो है, जो आपका H3PO2 वाला है, यहाँ पर केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पर जो वो 2POH बॉन्डिंग है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो आपका जो यहाँ पर फोस्फेनिक है वो मोनोप्रोटिक हो गया, और जो फोस्फोनिक है वो डाइप्रोटिक हो गया। तो यहाँ पर ये मोनोप्रोटिक हो गया और ये डाइप्रोटिक हो गया, डायरेक्टली मेंशन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर बता रहा हूँ सब कुछ यहाँ पर टेबल में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर में टेबल 7.5 वहीं पढ़ लो, सब कुछ समझ दिया हुआ है सब कुछ। ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 बात करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। फिर बता रहा हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ, जो ये वाला मैं टेबल 7.5 बता रहा हूँ ना, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार। 2016 में आया, फिर 2015 में आया, और आगे वाले भी आएगा। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप एंड 1 पीएच बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 पीएच बॉन्ड, ये पूछा है। H3PO2, H3PO2 टेबल 7.5 एनसीईआरटी का पेज नंबर 185। अभी जैसा क्वेश्चन किया था उसी 26 वाला क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने देखा था कि कौन से कितने पीएच बॉन्ड होते हैं, कितने OH बॉन्ड होते हैं। दोनों क्वेश्चन में यही करके आए हैं। तो जो आपका H3PO2 है वहां पर 1 OH ग्रुप होता है, कितना 1 OH ग्रुप होता है, और 2 जो होते हैं वो पीएच बॉन्ड होते हैं। तो 1 OH ग्रुप होता है और 2 पीएच बॉन्ड होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सा एसिड ऑफ फॉस्फोरस? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो वैलिड नहीं है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड, ऑल ऑक्सा एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेशन आपका फॉस्फोरस है, और ऑल ऑक्सा एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 PO यूनिट एंड 1 POH ग्रुप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भैया, ये कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले देखिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये बिल्कुल सही है, हमसे नॉट वैलिड पूछा है। हाइपोफॉस्फोरस, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हाइपोफॉस्फोरस किसको बोलते हैं, फोस्फेनिक एसिड को हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं। फोस्फेनिक एसिड का जहां पर क्या था, H3PO2 था, H3PO2। H3PO2 के अंदर आपके जो पीएच बॉन्ड थे वो कितने थे, वो आपके केवल 2 थे। और यहाँ पर जो हमने बात की थी कि मोनोप्रोटिक है, ये डाइप्रोटिक है, तो H3PO2 के अंदर केवल 1 OH बॉन्ड था, इसलिए वो मोनोप्रोटिक था, डाइप्रोटिक नहीं था। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 में आ चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 आर रिस्पेक्टिवली। ओके टेबल नंबर 7.5 एनसीईआरटी पेज नंबर 185, यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन है, कुछ नहीं करना है। H3
सॉरी H4 है, सॉरी H4P2O5 के अंदर तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आता है 3। H4P2O6 के अंदर निकल कर आता है हमारे पास में 4, तो ये आ गया हमारे पास में 3, ये आ गया हमारे पास में 4। और H4P2O7 के साथ में हमारे पास में निकल कर आएगा 5। और वैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, हाइड्रोजन का +1 ले लो, ऑक्सीजन का -2 ले लो, ऐसे ऐसे करके भी कर लो तो भी आ जाएगा हमारा आंसर। जो पहला क्वेश्चन किया था उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 की बात करेंगे। हाउ मैनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम आज प्रेजेंट इन P4O10? P4O10 एनसीईआरटी का पेज नंबर 183 पे P4 + SO2 करके हम बनाते हैं P4O10। तो यहाँ से हमसे पूछा कि कितने यहाँ पर ऑक्सीजन ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम है। ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं अब बताता हूँ आपको। देखिए ये एक फॉस्फोरस यहाँ पे ले लिया, 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 तो ये तो हो गए। फिर इसके बीच में एक ऑक्सीजन दे लेते हैं, इसके बीच में एक ऑक्सीजन दे देते हैं, इसके बीच में एक ऑक्सीजन दे देते हैं, इसके बीच में एक ऑक्सीजन देते हैं, 4 ऑक्सीजन एटम आ गए। फिर इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन दे देते हैं, 5 आ गए, इसके बीच में दे देते हैं 6 आ गए, फिर ये आ गए 7, 8, 9 और 10। मतलब फॉस्फोरस को भर भर के ऑक्सीजन दे दी, चारों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दी। सिंपल सा मतलब तो ये है कि देखो इसके यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी चारों साइड ऑक्सीजन लगा दो। अब हमें पूछा ऑक्सीजन ब्रिज एटम कितने हो गए, मतलब एक फॉस्फोरस से निकलने वाले, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है वो हो गए, तो आंसर आ जाएगा 6 4 2 5 6, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब यह हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। H3PO2 कितनी बार बोलेंगे H3PO2, तो 1 2 3, ये तो हो गया हमारे पास में H3, ये P और ये O3 हो गया। तो ये क्या हमारे पास में ये फॉर्मूला ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये वाला हमारे पास में 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हो गई, ये फॉस्फोरस हो गया 1 2 3 4 5, तो क्या हमारे पास में ये 1PO5 वाला है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास में जो है वो 1 2 3 और O2 वाला है, H3PO2 वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? अब तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल 7.5 में डायरेक्टली मेंशन है, फिर से बता रहा हूँ, इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास में। H3PO2 is the molecular formula of an acid of phosphorus, its name and basicity respectively। इसका नाम बताना है और इसकी बेसिसिटी बतानी है। बेसिसिटी अभी बताया था, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, क्या कुछ है, ये 1 2 3 4 ऐसे बताना है। तो यहाँ पर जो कितना POH बॉन्ड है वो तो उसकी बेसिसिटी पता चल जाती है। और नाम हम काफ़ी बार से करें, हाइपोफॉस्फोरस है भैया, फॉस्फोरस डायरेक्टली नहीं है, हाइपोफॉस्फोरस है, हाइपोफॉस्फोरिक नहीं है। क्लियर है? और यहाँ पर इसकी जो प्रोटिक है ये मोनो बेसिक है, तो 1 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 184 185 पे मेंशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द फास्ट ड्राइंग ऑफ न्यूट्रल गैस। न्यूट्रल गैस को फास्ट ड्राई करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होगा? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एक्टिव चारकोल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या फिर Na3PO4। PO5 जो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, PO5 वो आप याद रख लेना, डायरेक्टली बहुत पुराना क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 35 है, जो अभी पेंटा ऑक्साइड है यहाँ पर ये वापस पूछा गया। P2O5 इज हीटेड विद वाटर टू गिव, ये क्या देता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये हमारे पास में जो है वो डायरेक्टली मेंशन है, टेबल 7.5 में ये रिएक्शन पूरी मेंशन है कि ये किस किस से मिलकर बनता है एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास में P2O5 है, इसको हीटेड करते हैं जब वाटर के साथ में, P2O5 के साथ में, तो ये H3PO4 देता है। क्या देता है? ये H3PO4 देगा। क्लियर है? और यहाँ पर जब H3PO4 देगा, ये इसके 2 मॉलिक्यूल देगा हमें, ये पहले याद रखना। तो इसके जब हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पर ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड बनता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 36 पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब से डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है बेसिसिटी के लिए? ये याद रखना है कि POH बॉन्ड कितने हैं, जितने POH बॉन्ड होंगे वो उतना ही होगा। तो टेबल 7.5 के अंदर हमें जो POH बॉन्ड दिए हुए हैं, किसमें कितने PH बॉन्ड है, कितने POH बॉन्ड है, ये सब कुछ वहाँ पे टेबल 7.5 में मेंशन किया हुआ है। और ये हमारे पास में जो ऑर्थो वाला है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 POH बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3 POH बॉन्ड। तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी? 3 हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं भैया।
व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड टू 600 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, PH3 बनता है, P2O5 बनता है, H3PO3 बनता है या फिर HPO3 बनता है। जब इसको हीट किया जाता है तो HPO3 बनता है जिसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या मिलता है, HPO3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 में पूछे गए विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉर H2E, यानी यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी बताना है कि सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे E जो लिखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, आपका पोलोनियम हो गया। तो ये जो आपके ग्रुप 16 के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताना, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, उनका हमें ऑर्डर बताना। और ये चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, डाउन द ग्रुप है या कुछ अप डाउन, कुछ इस टाइप से या कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर आपको बता दूं का एनसीईआरटी का जो पेज नंबर आपका 188 है उसके अंदर आपका टेबल कौन सा 7.7 चेक करें ना, वहां पर बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली गिवन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 और टेबल नंबर 7.7। अब यहाँ पर होता क्या, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी जैसे हम ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक जाएंगे तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर देखिए, या इसका मतलब क्या हो गया कि पोलोनियम में सबसे हाईएस्ट नहीं होगी, यहाँ पर भी पोलोनियम में सबसे हाईएस्ट नहीं होगी और यहाँ पे पोलोनियम में क्या होगी, सबसे लोवेस्ट होगी। तो पोलोनियम में सबसे लोवेस्ट होगी, उसके बाद में टेलीरियम, फिर उसके बाद में सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन में सबसे हाईएस्ट होगी थर्मल स्टेबिलिटी। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन द ऑर्डर। हमें एसिडिटी बतानी है कि जो डाइप्रोटिक एसिड्स है उनकी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिडिटी है वो किस टाइप में इंक्रीज होती है। इसका आंसर भी सेम आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 पर मिल जाएगा। जो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यानी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो वहां पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आना चाहिए, सबसे लोवेस्ट किसका होगा, सल्फर का होगा, फिर किसका होगा, सेलेनियम का होगा और फिर लास्ट में किसका होगा, आपका टेलुरियम का होगा। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से होगा ऑर्डर। ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वहां पर एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ये आपको याद रखना है। और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये साफ साफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 पर लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द हाईएस्ट एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसके अंदर होती है। तो यहां पर बोला गया SSOO SC, यानी आपका सेलेनियम या फिर दो जो टेलुरियम है उनके बीच में। तो यहां पर जो है आपको ये याद रखना है कि जो बॉन्ड एनर्जी जो है वो सल्फर और सल्फर के बीच में एक्सेप्शनली जो है वो काफी हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि ड्यू टू इट्स कैटिनेशन टेंडेंसी की वजह से सल्फर और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डाई ऑक्सीजन। और डाई ऑक्सीजन से 2013 में क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, यानी इनमें से किसको जब हम हीट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। K2Cr2O7 को, NH4 Cr2O7 को, KClO3 को या फिर जिंक Cl O3 के ट्वाइस को। तो इनमें से किसको जब हम हीट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सिंपल हमें याद रखना है। तो यहां पर देखिए जो NH4 जो एमोनियम आयन जो हमारे पास में ट्वाइस है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, जब इसको हम हीट करते हैं तो हमें नाइट्रोजन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, फिर हमें Cr2O3 भी मिलता है, ओके, और फिर हमें H2O मिलता है, मतलब वहां पे वाटर मिलता है 4 मोल, बट यहां पर हमें कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो हमें क्या याद रखना है, ऑप्शन बी जो है इसमें हमें कभी भी क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। विच वुड क्विकली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, यानी इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो क्विकली कौन जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगेलोल, कंसंट्रेटेड H2SO4, लाइम वाटर या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहां पर जो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगेलोल है वो क्विकली एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, आप इसको याद रख सकते हो। ये एक नहीं 2 बार क्वेश्चन आएगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया
ऑक्सीजन विल डायरेक्टली रिएक्ट विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट, यानी जो ऑक्सीजन होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है बाकी एलिमेंट के साथ में, बट एक जिसके साथ में नहीं करता है वो बताना है मेरे पास में। फॉस्फोरस है या फिर क्लोरीन है, फिर सोडियम है या फिर सल्फर है, तो वो हमें बताना है कि किसके साथ में डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। तो क्लोरीन के साथ में डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो कभी भी रिएक्ट नहीं होती है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज, यानी हम जो है वो एयर में से ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऑक्सीजन इज इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन हैज ए लोअर डेंसिटी देन द नाइट्रोजन। इसका रीजन क्या है? तो इसका एक्चुअल जो रीजन वो है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है देन द नाइट्रोजन, तो वहां पे हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं वहां पर इसको हम जो है वो ले सकते हैं। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं सिंपल ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल ऑक्साइड के बारे में। क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में नीट 2020 के अंदर। यानी सिंपल ये जो ऑक्साइड दिए हुए हैं ये हमसे बताना है कि बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या एम्फीटेरिक है। अब आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 190 और 91, यानी 191 और 190 पेज पे डायरेक्टली गिवन है। कहाँ गिवन है? डायरेक्टली गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्साइड है वो कैसा है? बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर एम्फोटेरिक है? तो हमारा ये वाला जो है वो न्यूट्रल है। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसके अलावा जो हम बात करें, अगर हमारे पास में NO आ जाए, नाइट्रो ऑक्साइड आ जाए, वो भी हमारा जो है वो न्यूट्रल रहता है। N2 आ जाए, वो भी हमारा क्या रहता है? न्यूट्रल होता है। ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा चला गया सेकंड के साथ में। फिर हम बात करते हैं बेरिलियम ऑक्साइड के बारे में। तो BA ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास में जो BA ऑक्साइड है, यहाँ पर ये हमें बताना है कि ये क्या है। ये हमारे पास में बेसिक है, एसिडिक है या फिर एम्फोटेरिक है, क्योंकि न्यूट्रल तो हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो हमारा BaO है ये बेसिक ऑक्साइड है, और ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 190 पे लास्ट पैरा में दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं Al2O3। Al2O3 क्या है? Al2O3 आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक और एसिडिक दोनों के साथ में रिएक्ट करवा लेता है, तो इसीलिए यहाँ पर Al2O3 क्या है? एम्फोटेरिक है। फिर हम बात करते हैं Cl2O7। ये क्या है? आपका एक एसिडिक आपका ऑक्साइड है, ये भी आपको याद रखना है। तो ए हमारा सेकंड के साथ कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ये जा रहा है। तो फिर आगे देख लीजिए, बी फर्स्ट के साथ में जा रहा है, सी फोर्थ और डी थर्ड के साथ में, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन के बारे में। अब आ चुके हैं हम ओजोन में। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल O3 दिया हुआ है, और इसमें हमसे सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 192, वहां पर साइड में जो है वो फिगर बनाई हुई है डायरेक्टली, और ऑक्सीजन जो ओजोन है उसका मॉलिक्यूल इस टाइप से बनाया हुआ है। तो अब आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पे डबल होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 तो सिग्मा हो गए और एक हमारे पास में पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड वाला हमारे पास में ऑप्शन बी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। द गैस रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरेगोल एंड ऑयल ऑफ सिनेमोन। अभी देखो मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसको डायरेक्टली याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42 था कि वहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है? एल्कलाइन और पायरेगोल। तो जो एल्कलाइन पायरेगोल है वो तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, और हमारे पास जो ऑयल ऑफ सिनामोन है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा? वो हमारे पास में ओजोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम जो बहुत ओल्ड क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा ओल्ड, जो 90 से पहले के हैं, आप उनको जो है वो स्किप कर सकते हो, बट फिर भी एक बार थोड़ा बहुत देख लेना, अगर वो इसके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रिसेंट ईयर में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन। यानी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है। विच प्रॉपर्टीज शोन बाय द वन ऑफ दीज कंपाउंड बट नॉट बाय द अदर। तो इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक कंपाउंड शो करता है बाकी दूसरा कंपाउंड शो नहीं करता है? इज सोल्यूबल इन वाटर, इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, या फिर फॉर्म एसिड रेन, या फिर इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह दिया हुआ है, जैसे एसिड रेन वाला आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा, सोल्यूबल इन वाटर वाला वहां पर मिलेगा आपको,
क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया कि इनमें से कौन सी चीज है जो है वो एक शो करता है बट दूसरा शो नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 194। कहाँ पे मिलेगा? एनसीईआरटी के पेज नंबर 194 में। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड है यानी जो SO2 है, उसके यूजेस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो SO2 होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। जो SO2 होता है उसको कैसे? फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। बट जो हमारा नाइट्रो डाइऑक्साइड है यानी NO2 है, उसको फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज नहीं किया जाता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है 49 देख लेते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमसे बोला गया है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है यानी SO3 जो है वो किस टाइप से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, ये हमें बताना है। यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ में जो कार्बन को रिएक्शन करवा के Fe2SO4 को हीट करवा के सल्फर प्लस जो है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवा के या फिर H2SO4 के अंदर PCl5 को हीट करवा के, तो कहां पर जो है वो हमें SO3 मिल सकता है। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास में Fe2SO4 थ्राइस है, इसको जब हम हीट करवाते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है Fe2O3 और प्लस में हमें क्या मिल जाता है? प्लस में हमें मिल जाता है SO3 और इसके कितने मोल मिलते हैं? टोटल 3 मोल मिलते हैं। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो हमें कहाँ पर मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड? ये हमें इसको हीट करवाने पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 50 देख लेते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 50 में जो टॉपिक है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे आ चुके हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। कहाँ आ चुके हैं हम? ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के अंदर आ चुके हैं। ओके भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज, यानी ऐसा कौन सा ऑक्सो एसिड है जिसके अंदर OO लिंकेज आती है। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए H2SO3 यानी सल्फरस एसिड के अंदर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, H2S2O8 यानी पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, या फिर H2S2O7 यानी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, किसके अंदर हमें OO जो बॉन्ड है वो देखने को मिलता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 194, कौन सा? एनसीईआरटी का पेज नंबर 194। वहां पे जो है वो स्ट्रक्चर डायरेक्टली दिए हुए हैं सभी एसिड के, चाहे वो H2SO3 हो, H2SO4 हो, H2S2O8 वाला हो या फिर H2S2O7 वाला हो, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर 194 पे पेज पे दिए हुए हैं। और इनमें से जो H2S2O8 है जिसको हम पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज मिलती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम। हमें करेक्ट फॉर्मूला बताना है ओलियम का फ्रॉम द फॉलोइंग H2S2O7, H2SO3, H2SO4, H2S2O8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ बता दूं कि ये वापस से वही सेम एनसीईआरटी के पेज नंबर 194 जहाँ पे डायरेक्टली जो सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओलियम। आपको याद रखना क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है एनसीईआरटी में जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारा होता है ओलियम को हम क्या बोलते हैं? ओलियम को हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है ओलियम का। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? H2S2O7। और वो कहां पर है? H2S2O7 यहां पर है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है इन विच पेयर ऑफ आयन बोथ द स्पीसीज कंटेन SS बॉन्ड, यानी ऐसी कौन सी स्पीसीज है जहां पर हमें SS बॉन्ड मिलता है डायरेक्टली। वापिस से एनसीईआरटी का पेज नंबर 194। यहाँ पर अलग अलग दिए S4O6, H2O3, H2O7, H2O8 या फिर S4O6, H2O7। इसमें यहाँ पर ये जो -2 लिखा गया, इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो वो डायरेक्टली हो जाएगा H2 यानी H2S S4O6 इस टाइप से लिख दे तो वो हो जाएगा। बट यहां पर देखिए जो हमारे पास में जहां पे ज्यादा सल्फर होंगे उसका मतलब वहां पे संभावनाएं भी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होंगे, वहां पे ज्यादा संभावना हो सकती है। तो यहां पर जो हमें जहां पर हमें ये मिलेगा वो एक तो मिलेगा हमें S4O6 में। S4O6 होता कैसे है? तो यहाँ पर S4 जो होते हैं वो डायरेक्टली चारों सल्फर एक साथ लिंक होते हैं, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास में 3 यहाँ पर हो गए और यहाँ पर भी 3 हो गए। तो इस टाइप से हमारे पास में होता है ये स्ट्रक्चर। तो SS बॉन्ड आ गया। तो हमारे पास में एक तो ये आ गया।
सेकंड क्या होगा, ये हमारे पास में S डबल बॉन्ड O, फिर O माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड S, तो S2O3 में आ जाएगा। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनता है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर है वो तो दिए हुए हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 194 में, वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। O7 O8 वाले सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि ओलियम क्या है, ओलियम क्या है, कैस्टर ऑयल है, ऑयल ऑफ विट्रोल है, फ्यूमिंग H2SO4 है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर अभी बात की थी कि ओलियम आपका क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पर जो ओलियम है ये आपका डायरेक्टली 195 पेज पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 195। कहाँ पे दिया भैया, एनसीईआरटी के पेज नंबर 195 पे। अब ओलियम बनता कैसे है, यहाँ पर जो हमारे पास में सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं वो H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है। अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो H2 और ये S2 हो गया और ये O7 हो गया। तो ये जो SO3 है ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जो बनाता है उसको होते हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमारे सामने जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन दिए गए, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट टू, यहाँ पे हमें बताना है, ओके। तो यहाँ पर मैच द क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। सबसे पहले देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बोला गया, स्टील बोला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला गया, अमोनिया बोला गया, यहाँ पे हेबर प्रोसेस, बेंजामिन प्रोसेस, लेब्लैंक प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह दिए हुए हैं। आपको बता दूं जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये हमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 195 पे मिल जाएगा। जो हमारे पास में हेबर प्रोसेस है ये हमारे पास में एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पे मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल सा है, हमारे पास में कहाँ जाएगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जाएगा। तो ए का हमारे पास में फोर्थ आना चाहिए, इस टाइप के दो हैं, दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टील के बारे में। तो स्टील वाला जो है वो डी एंड एफ ब्लॉक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टील के लिए जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, आपका बेसेमर्स प्रोसेस होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या आता है, लेब्लैंक प्रोसेस आता है। एमोनिया को किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, हेबर प्रोसेस के द्वारा भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बी हमारा किसके साथ में जाना चाहिए, सेकंड के साथ में, सी थर्ड के साथ में हमारा जाना चाहिए और डी फर्स्ट के साथ में जाना चाहिए। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है हेलोजन के लिए। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड, यानी बोला गया कि सभी जो होती है वो मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड बना लेती हैं सभी फॉर्म। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑल बट फ्लोराइन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मुझे ऑप्शन भी समझ नहीं आ रहा, ये कहना क्या चाह रहा है कि ऑल बट फ्लोराइन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो इसमें ये बोलते हैं कि ऑल जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ शो कर रहे हैं बट फ्लोराइन केवल शो पॉजिटिव कर रहा है। ये कुछ तो समझाते ना, अगर ये किसी को ऑप्शन समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऑल बट फ्लोराइन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोराइन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पर सिंपल समझिए, जितनी भी हैलोजन फॉर्म होती है वो मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड बना लेती है एक्सेप्ट HOF, यानी HOF जो होता है वो मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 205 पर यह चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगी। सभी फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड बनाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि HOF जो है वो नहीं बना पाता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें बतानी है। अब आपको बता दूं कि यहां पर ये जो इसका आंसर मिलेगा वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 198 और टेबल नंबर हमारे पास में 7.8, जो एनसीईआरटी के अंदर टेबल दी हुई है 7.8, उसको अच्छे से देख लेना। वहां पर जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखी हुई है। तो यहां पर जो सबसे हाईएस्ट जो मिलती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो हमें किसकी मिलती है, वो क्लोरीन की मिलती है। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन की होनी चाहिए, वो क्लोरीन की केवल एक में है। फिर हमारे पास में ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोराइड की होती है, फिर आयोडाइड की होती है सबसे कम। इस टाइप से यहां पर ये चीजें होती है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास में जो आंसर जो टेबल में वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से अब जब निकालते हैं तो ये चीज आती है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे बोला गया है द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर, यानी यहाँ पर इस टाइप से जो है वो हमारे पास में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन हैलाइड का। व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड।
किस चीज़ से ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बोला गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। There is strong hydrogen bonding between HF molecule. The bond energy of HF molecule is greater than in the other hydrogen halide. The effect of nuclear shielding is much reduced in fluorine, which polarize the HF molecule. या फिर the electronegativity of fluorine is much higher than the of the other element the group. तो यहाँ पर इसकी जो पूरी explanation है वो कहाँ पर दी हुई है, ये हमारी दी हुई है एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पे, लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पर जो HF होता है, HF जो होता है वो लिक्विड में होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन F एंड H मॉलिक्यूल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 आ चुका है। Among the following which is the strongest oxidizing agent? हमें बताना है कि कौन सा यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर बताना है Br2 है, I2 है, Cl2 है या फिर F2 है। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास में एनसीईआरटी का पेज नंबर 199 और एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है डायरेक्टली 7.15। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेना 7.15, एनसीईआरटी का पेज नंबर देख लेना 199। और इसके अलावा पेज नंबर 200 पे भी मेंशन किया गया है कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो है वो हेलोजन में से आपका F2 है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। ओके तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 59 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड इंडिकेट अगेंस्ट इट? यानी कौन सी ऐसी चीज है जो करेक्ट इंडिकेशन नहीं शो कर रही है। तो यहां पर पहले बात करते हैं F2Cl2 Br2 में बोला गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सीक्वेंस ये होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस ये होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का सीक्वेंस ये होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस ये होता है। यानी ये सब में सेम ही होता है। इन्होंने ये बोला कि ये सब में सीक्वेंस सेम ही चलता है, चाहे वो बॉन्ड डिसोसिएशन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है भैया? आप ये बोल दोगे मुझे तो मैं कह दूंगा एनसीईआरटी का पेज नंबर जरा 198 खोलना। आप कहोगे खोल लिया, तो वहां पर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर जब 198 खोलोगे और वहां पे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिखाई देगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्वेश्चन हम अभी करके आए थे, क्वेश्चन नंबर 56। और वहां पर क्या था? आपका Cl2 सबसे हाई था, फिर आपका Br2 था, फिर आपका F2 था और फिर आपका I2 था। ओहो, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला गलत है। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया? नहीं हुआ इसका आंसर, क्योंकि इसमें एक और जगह गलती है और वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। अब आप कहोगे इसका ऑप्शन कहाँ पे है? मैं कहूँगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 200 निकाल लेना। फिर कहोगे अच्छा, फिर मैं कहूँगा वहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 200 निकालो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो Cl2 की सबसे जाई होती है, फिर उसके बाद में आपका फ्लोरीन आता है, फिर आपका Br आता है और फिर आपका I2 आता है। इसका मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि फ्लोरीन से हाई होती है क्लोरीन की आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इससे रिलेटेड हम भी क्वेश्चन करके आए हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? ये आपका ये वाला भी गलत हो गया और आपका ये वाला भी गलत हो गया। दोनों यहाँ पे ऑप्शन आते हैं भैया, ए और डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड? सेम उसी टाइप से बोला गया क्वेश्चन नंबर। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे है, अब इन्होंने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऐसे है, फिर उन्होंने बोला है कि आपका ये एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर के अंदर ऐसे है, और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे है। अब सिंपल समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लेना। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन अभी करके आए थे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वहाँ पे भी गलत दी हुई थी, यहाँ पे भी गलत दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 भी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 59 भी देख चुके हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो थी वो Cl2 Br2 फिर F2 और फिर लास्ट में I2 इस टाइप से आना था, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? बॉन्ड एनर्जी बोला कि F2 की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला कि F की ज्यादा होती है, F इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी एनसीईआरटी पेज नंबर 198 टेबल नंबर 7.8 एनसीईआरटी पेज नंबर 198। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा? Cl2 की ज्यादा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बन जाएगा कि ये गलत दिया हुआ है, तो हमसे रॉन्ग पूछा है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सिंपल हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 198।
आई में, बी आर में, एफ में, सी एल में। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 59 में कि वहां पर वो भी गलत दिया होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से, फिर आपका ब्रोमीन आता है, फिर आपका सबसे कम आयोडीन में होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट है और हमसे ग्रेटेस्ट पूछी है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस Br2 फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन। इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जो वहां पर Br2 को डिस्प्लेस कर सकती है ब्रोमाइड आयन से, अगर वहां पे कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए I2, I3 माइनस, Cl2 या फिर Cl माइनस, कौन कर सकता है। आपको बता दूं, एनसीईआरटी खोलना, उसका पेज नंबर 200 पे जाना, वहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन दी हुई है कि ये बोला गया है कि जो क्लोरीन होता है वो मोर ऑक्सीडाइजिंग होता है देन Br। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो Br होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, Br को, सॉरी Cl जो होगा वो Br को। और यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप से रिएक्शन दी हुई है, आपको बता रहा हूँ, 2Br माइनस ऐसे लिखा होगा, फिर ऐसे एरो बनाया होगा, फिर वहाँ पर 2Cl माइनस लिखा होगा, फिर प्लस लिखा होगा, फिर Br2 लिखा होगा। इसका मतलब ये इधर चला गया, ये इधर। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा भैया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज 4 लोन पेयर। 4 लोन पेयर किस पे है भैया। सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन के। तो आयोडीन को तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये हमारे पास में लोन पेयर बन गए 3। नहीं भैया। फिर बात करते हैं भैया ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है भैया, तो यहाँ पे केवल लोन पेयर बन जाएंगे मैक्सिमम 3, ये भी नहीं होगा भैया। फिर हम बात करते हैं Cl माइनस की। तो Cl तो हो गया, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे जितने हमने पहले किसके पास बनाए थे, आयोडीन के पास बनाए थे, बट इसके पास में माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। 1 2 3 4 हो गए भैया लोन पेयर, तो आंसर बन गया हमारे पास में सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन हमारा आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया प्योर नाइट्रोजन किससे बनेगी, हेबर प्रोसेस में क्या आएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, डियागोन प्रोसेस में क्या आएगा। ओके भैया, एक एक करके बताएंगे भैया, एक एक करके क्या बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्योर नाइट्रोजन। प्योर नाइट्रोजन एनसीईआरटी का पेज नंबर 174 खोल लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और प्योर नाइट्रोजन जो होती है वो किससे बनती है हमारे पास में, जो हमारे पास में सोडियम या फिर बेरियम होता है। तो यहाँ पे सोडियम एजाइड और जो बेरियम एजाइड होता है उससे प्योर नाइट्रोजन बनती है। एनसीईआरटी का पेज नंबर क्या बताएं भैया, एनसीईआरटी का पेज नंबर 174 बता दो भैया। नेक्स्ट बात करते हैं हेबर प्रोसेस के बारे में। हेबर प्रोसेस से क्या बनती है, एमोनिया बनती है। अभी एक मैच द कॉलम करके आए थे। एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा बताएं भैया, एनसीईआरटी का पेज नंबर आप बता दो भैया, 175 बता दो भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी हमने बताया था, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है भैया, सल्फ्यूरिक एसिड वाला फॉर्मेशन होता है। पेज नंबर बता दे, 195 बता देंगे भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियाकोन प्रोसेस। डियाकोन प्रोसेस में क्या होता है आपका, यहाँ पर क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है भैया। ओके ओके, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, सिंपल है ये। इसका पेज नंबर क्या बताएं भैया, आपको इसका पेज नंबर बताना पड़ेगा 202। क्या बताने पड़ेगा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 202 बता दीजिए भैया। ओके, तो हमारा ए जो जा रहा है वो फोर्थ के साथ जा रहा है। ए फोर्थ के साथ एक में ही है, बी थर्ड के साथ में है, सी 2 के साथ में है, डी 1 के साथ में है। तो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन ए। और ये कब का पूछा गया, नीट 2019 का क्वेश्चन पूछा गया, तो पूरा एनसीईआरटी से हो गया। ओहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बोला गया है व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंज फ्रॉम। ओहो, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आप इसके लिए काम करना, एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी का पेज नंबर पे जाना 204, और वहाँ पर आप जो है एग्जाम्पल खोलना। कौन सा, एग्जाम्पल 7.17। कौन सा एग्जाम्पल खोलोगे, एग्जाम्पल 7.17। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या बात कर रहे हो, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7.17, एनसीईआरटी का पेज नंबर 204। और यहाँ पर जब ये पूरे क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जो हमारे पास में पहले तो जाता है 0 to -1 Cl का साथ में, एक साथ में तो, और दूसरे के साथ में जाता है 0 to +y। तो ये हमारे पास में जो बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है भैया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर आपको पूरी डिटेल में देखना है तो एग्जाम्पल देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए किसका यूज किया जा सकता है, बोथ MnO2 एंड KMnO4, ओनली KMnO4, ओनली MnO2, आइदर MnO2 और KMnO4। कैसे पता चलेगा आंसर, आंसर के लिए जाइएगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 202। दो रिएक्शन दी हुई है, डायरेक्टली दी हुई है रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 202 पे। वहाँ पे MnO2 के साथ में रिएक्शन करवाता है हाइड्रोक्लोराइड, HCl के साथ में डायरेक्ट उसको डाला जाता है, वहाँ पे MnOCl2 और क्लोरीन मिल जाती है। इसका मतलब MnO2 आ गया। KMnO4 के साथ में वापस से HCl डाला जाता है, वहाँ पे हमें वापस क्लोरीन बनती है, तो इसका मतलब दोनों आ गए। हाँ जी, दोनों आ गए, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड, यानी इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम कमर्शियली एक्सट्रलाइज कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, यानी उसका ही कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके ये सब जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। हेडिंग क्लोरीन की चल रही, इसका मतलब क्लोरीन आना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम या फिर हमारे पास में सोडियम। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसका, ब्राइन का। अब ब्राइन क्या होता है भैया, ब्राइन होता है आपका NaCl सॉल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा। और जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्लोरीन जो है वो एनोड पर लिबरेट हो जाएगी, तो हमें क्लोरीन मिल जाएगी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 202। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 आ चुका है। When the chlorine is passed over dry slaked lime, यानी जब क्लोरीन को ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर से पास किया जाता है तो एट रूम टेम्परेचर मेन रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेन रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 203 पर दिया हुआ है, जहां पर हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। जब ड्राई स्लेक लाइम के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के, तो वहां पे क्या बनता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर देता है वो। ये रिएक्शन हमें डायरेक्टली गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राई स्लेक लाइम किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो Ca का जो OH2, ये हमारे पास में जो कैल्शियम वाले 2 मोल होते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई स्लेक्ट लाइम। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या करवाएंगे हम, इसके अंदर से क्लोरीन पास करवाएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो कैल्शियम जो है CaOCl2 मिलेगा, हाइड्रोजन की जगह जो है वो क्लोरीन आ जाएगी, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावा हमें CaCl2 भी मिलता है और H2O भी मिलता है, बट हमसे मेन रिएक्शन में मेन रिएक्शन प्रोडक्ट पूछा है। मेन प्रोडक्ट तो ये होता है, इसके अलावा ये प्रोडक्ट भी हमें मिलता है, बट हमें मेन जो लगा दिया ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोडक्ट हमें B और D दोनों मिलते हैं, बट मेन हमें D वाला मिलता है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 70 देख लेते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम सी वाटर, यानी सी वाटर से ब्रोमीन बना रहे हैं, द मदर लिक्वर कंटेनिंग ब्रोमाइड इज द ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, आयोडीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में करेंगे, तो वो क्लोराइन के साथ में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1992 का है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इज ड्यू टू, ब्लीचिंग एक्शन जो है वो क्लोरीन का किस वजह से है, रिडक्शन की वजह से, हाइड्रोजनेशन की वजह से, क्लोरीनेशन की वजह से या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से। एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 उसमें जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है, जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन होता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। डायरेक्टली दिया हुआ लिखा हुआ है भैया, मैंने तो वही बताया आपको एनसीईआरटी वाला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। क्वेश्चन नंबर 72 बोला गया है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड HCl गिव, ये क्या देगा, क्लोरीन देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा, हाइपोक्लोरस एसिड देगा या फिर ऑक्सीजन देगा। तो हम जैसे इसके साथ में थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड देगा। इसका मतलब उसके अलावा और क्या देगा, क्लोरीन देगा, और क्या देगा, वाटर देगा। तो हमारे पास में क्लोरीन देगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 3 चीज़ें देगा, उसमें से एक ही यहाँ पे लिखी हुई है, वो है क्लोरीन। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देगा, कैल्शियम क्लोराइड जरूर देगा। ऑक्सीजन, हाइपोक्लोरस एसिड नहीं देगा, H2O जरूर देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा भैया। तो ये चीज़ हमें बात करनी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 73 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आ गया, ऑक्सा एसिड ऑफ हेलोजन। 3 टाइम क्वेश्चन आ गया, ओहो 3 टाइम क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 73 अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट एडर ऑफ एसिडिटी का बताना है। कहाँ से निकालेंगे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 205 निकालने का, उसके अंदर टेबल जो है वो 7.10 देखने का। कौन सी टेबल देखने का, 7.10, कौन से पेज नंबर पे, 205 पे। वहाँ पे क्या दिया हुआ है, वहाँ पे जो इनका एसिडिक करेक्टर दिया हुआ है वो डायरेक्टली दिया हुआ है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में जो है उनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो सबसे कम में जाइए, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो क्या मैं इस ऑप्शन डी को लगा दूं, हाँ जी आप ऑप्शन डी को लगा दीजिए उस टेबल के अनुसार, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर बोला गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोला गया O3 मॉलिक्यूल इज बैंड, यानी O3 मॉलिक्यूल बैंड होता है, ये तो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद N2O, ये आप काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइन, यानी F2 जो ऑक्साइड है फ्लोराइन का, और Cl2O7 जो है एनहाइड्रेट है परक्लोरिक एसिड का। ओहो, इसके लिए आंसर कहाँ मिलेगा, इसके लिए आंसर मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 पे, और वहां पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, OF2 जो एक्चुअल में है वो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। और इन्होंने बोला कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड है, फ्लोराइन है, नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, इज ए फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल में क्या है, उल्टा है,
फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड नहीं है ये एक्चुअल में क्या है, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, फ्लोराइड का ऑक्सीजन नहीं है भैया, उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा। अब आप कहोगे कि बात एक बात नहीं है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बोलेगी ये क्या लगाया है, गलत लगाया है तुम, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो हम गलत लगा देते हैं, ये गलत है भैया लिखा हुआ आपका, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी को मानते हैं बहुत अच्छे से और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि फ्लोराइन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, और इसी की वजह से जो है वो हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, ऑक्सीजन ऑफ फ्लोराइड नहीं बोलेंगे। तो आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 75 देख के जाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज। बॉन्ड एंगल बताना भी है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा। अब कैसे बताएंगे, हम इसको ऐसे बताएंगे कि हमारे पास में जो ClO2 माइनस आएगा उसका बॉन्ड एंगल हम जो है वो 110 बताएंगे, जो Cl2O आएगा उसका बॉन्ड एंगल 111 बताएंगे, जो ClO2 आएगा हमारे पास में जहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, उसका बॉन्ड एंगल हम 118 बताएंगे। इसका मतलब ClO2 का सबसे हाईएस्ट आएगा, फिर Cl2O का आएगा, फिर सबसे कम ClO माइनस का आएगा, सबसे कम ClO माइनस का यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, तो हम इसका बताएंगे, तो आंसर ऑप्शन डी लाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 76 पर जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ पे जाएं, क्लास 11th में जाइए, कौन से चैप्टर पे जाएं, चैप्टर नंबर 4 पे जाइए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सारे बताए हुए हैं, और वहाँ पर जो हमारे पास में ClO2 है उसको पैरामैग्नेटिक बताया हुआ, क्यों बताया हुआ, क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर ऑप्शन डी में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्या आ चुका है, इंटरहैलोजन कंपाउंड में आ चुके, सॉरी हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 77। मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री है ना, इसका ज्योमेट्री वगैरह पता नहीं है, ओके ज्योमेट्री जरूर बताएंगे, कहाँ से बताओगे देखकर, हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 206 को ओपन कर लेंगे, अच्छा, और वहाँ पर टेबल 7.11 देख लेंगे, किसी को बताना मत, मैंने आपको बता दिया, सब बच्चे जो भी देखेगा उसको सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 206 में जाएंगे, टेबल नंबर 7.11 निकालेंगे, और हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्स डैश से, एक्स डैश की हम शेप निकालेंगे और वो हमें मिलेगी लीनियर, फिर हम जाएंगे x3 डैश के अंदर, और वहाँ पे सॉरी x3 डैश के अंदर जब हम जाएंगे तो इसकी हमें जो शेप मिलेगी वो मिलेगी हमें टी शेप, ओके, और इसको हम बोल सकते हो क्या, बैंड शेप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे xf5 में जाएंगे, x5 में जाएंगे तो हमें जो है वो क्या शेप मिलेगी, ये हमें मिलेगी स्क्वायर पिरामिडल, इसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं x7 डैश पे जाएंगे, x7 डैश पे जाएंगे तो इसके हमेशा मिलेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिलेगी, ओके तो ए हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, ए हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ए थर्ड के साथ दो ऑप्शन में जा रहा है, ये दो ऑप्शन हमारे हट गए हैं। बी हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, बी हमारा फर्स्ट के साथ केवल यहाँ जा रहा है, यहाँ से हट गया, हम धोखा देंगे। ये सी जो है वो फोर्थ के साथ जा रहा है, डी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है, इसका मतलब हमारे साथ निभाएगा साथ या कौन सा, ए ऑप्शन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप 18 के बारे में, अरे ग्रुप 18 वापिस से भी आ गया, ओके मैच द जीनोन कंपाउंड इन द कॉलम 1 विद द स्ट्रक्चर इन द कॉलम इधर XF4 XF7 XOF4 XCO3। अब इसके लिए कहाँ जाएं, इसके लिए आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 210 ओपन करेंगे, वहाँ पर फिगर यानी डायग्राम्स दिया होगा, फिगर ये टेबल नहीं है, ये फिगर है 7.9, इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए होंगे, अच्छा भैया ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसका आंसर बता देंगे। एनसीईआरटी के मतलब ले रही है XEF4 के लिए हम जाएंगे स्क्वायर प्लेनर के अंदर, यानी ए जो है वो सेकंड के साथ में चला जाएगा। फिर हम बात करेंगे XEF6 की, वो हमारा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत अजीब सा वर्ड है लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है। XEOF4 ये हमारा स्क्वायर बाइपिरामिडल में चलेगा, XEO3 हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा, इसका मतलब है ए सेकंड के साथ में, बी थर्ड के साथ में, सी फोर्थ के साथ में, और डी हमारा फर्स्ट के साथ में, इस टाइप से हमारा आंसर आना चाहिए। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए हमारा सेकंड के साथ में, बी हमारा थर्ड के साथ में, यस, सी हमारा फोर्थ के साथ में, डी हमारा फर्स्ट के साथ में, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी। 2019 में 2016 में दो बार क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है भैया, हमने भी इसको कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल XeFO4। XeFO4 के लिए हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हम बता देंगे भैया। इन्होंने बोला XeFO4 इज मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, देयर आर 4 p pi d pi बॉन्ड, देयर आर 4 sp3p सिग्मा बॉन्ड, XeFO4 इज ए टेट्राहेड्रल, ये सब कुछ इन्होंने बताया है।
तो हम बात करते हैं यहाँ पर, इन्होंने बोला स्क्वायर प्लेनर भी है, इन्होंने बोल दिया टेट्राहेड्रल भी है। क्या बोले जा रहे हो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। हम बात करेंगे XE, इसमें ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 4 ही सिग्मा है, 4 ही पाई है, इसका मतलब ये दो तो सही है। अब इनमें हमारा कन्फ्यूजन है, कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में अभी बताया 210 पेज पे लिखा हुआ है कि हमारे पास में XeO4 क्या करके आए थे, टेट्राहेड्रल। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमारे पास में नेक्स्ट है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 80, विच कंपाउंड हैज द प्लेनर स्ट्रक्चर, कौन सा कंपाउंड में प्लेनर स्ट्रक्चर है, XeF4 में, XeOF2 में, XeO2F2 में, XeO4 के अंदर। तो हमारे पास में अभी भी बताया था, फिगर 7.9 में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास में XeF4 है उसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर है। XeOF4 नहीं है, XeF4 लिखो तो यहाँ पे आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। अब हम 2021 और 2022 के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं 2021 एंड 2022 के क्वेश्चन में। हर साल दो दो क्वेश्चन आए, यानी 2021 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2021 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दी है, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर, यानी एसिड स्ट्रेंथ जो बोला है कि वो इस ऑर्डर के अंदर इंक्रीज होती है। स्टेटमेंट 2 बोली है, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, तो उसके हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ऑफ HF HCl HBr HI वो जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी इन्होंने इनडायरेक्टली बताया है कि ये एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्यों डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी उसमें होता क्या है कि वहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उनके साइज इंक्रीज होते हैं, तो उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती है, और उसकी वजह से यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर बोला गया कि स्टेटमेंट 1 या करेक्ट 2 जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 201 ओपन, और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इन्होंने ऑर्डर बताया क्या वो बिल्कुल सही है। तो हाँ जी, इन्होंने जो ऑर्डर बताया वो बिल्कुल सही है। क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन बताई वो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है 1 एंड 2 जो है वो ट्रू बताई गई है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवार्ड्स रिएक्टिविटी, यानी जो नोबल गैस है उनका नाम नोबल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे वो रिएक्टिविटी ज़्यादा शो नहीं करते हैं, इनर्ट गैसेज होते हैं, यानी उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नोबल गैस के लिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है, नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी नोबल गैस के पास में एक लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है। नोबल गैस आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और नोबल गैस है वेरी वीक डिस्पर्सन फोर्स। तो इसके लिए हमें कहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्टडी करने पड़ेगा पेज नंबर 209, या फिर आप देख सकते हो एग्जाम्पल 21। इस चैप्टर के अंदर जो 21th एग्जाम्पल है वो देख सकते हो। अगर 21th एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इसका जो पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 209 पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो नोबल गैस होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते नहीं हैं, लो होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पर जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आना था, हाई नहीं आना था। हाई 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 कर दिया, हाई हाई गलत हो गया, तो इसी वजह से यहाँ पे लो लो करते तो ये सही हो सकता था, इसलिए गलत हो गया। हमसे गलत ही पूछा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 22 भाई 222 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टेटमेंट 1 क्या बोला गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर जो आपकी जो स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि H2O HFS HSC और TE के अंदर जो आपके यहाँ पे हाइड्राइड है उनमें जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज इस ऑर्डर में होता है, ये बोला गया इन्होंने। और फिर बोला गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज इन मोलर मास। यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्राइड का वो इंक्रीज इन मोलर मास होता है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एनसीईआरटी का पेज नंबर 188 में टेबल जो है वो 7.7 देखनी पड़ेगी। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड के दिए हुए हैं। अब हाइड्राइड के जो बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का,
फिर आता है हाइड्राइड जो टेलेरियम का, फिर आता है उसके बाद में सेलेनियम का, और सबसे लास्ट जो होता है वो सल्फर का होता है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो H2O होना चाहिए, फिर H2Te होना चाहिए, फिर H2Se होना चाहिए और लास्ट में H2S होना चाहिए। इस टाइप से ऑर्डर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो ये तो हमारे पास गलत हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास नहीं है, क्योंकि H2O का जो है वो सबसे हाई होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब बोथ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि देखिए एक जगह करेक्ट आना था और एक जगह इनकरेक्ट आता था। इनमें से यहाँ पे ऐसा होना था, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। फिर इन्होंने बाकी सही ऑप्शन दिए कि करेक्ट और इनकरेक्ट। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर ऑप्शन में नहीं थी। आपको फिर से बता दूं तो यहाँ पर ऐसा था कि इसको मान लेते हैं करेक्ट है कि बोथ 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, तो हम यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे ऑप्शन 2। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको करेक्ट मान के चल रहे हैं। इस टाइप से ऑप्शन था, तो मैंने इसी आपसे बता दिया। एक प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है, टाइपिंग में, नीट में नहीं थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है नीट 2022 का। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट 111 एसेसन और रीजन क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे बोला गया कि आईसीएल जो है वो मोर रिएक्टिव देन I2 है, यानी यहाँ पे जो I2 से ज़्यादा रिएक्टिव आपका आईसीएल है। और रीजन दिया गया कि जो आईसीएल बॉन्ड होता है वो वीक होता है देन आई बॉन्ड का। अब आप कहोगे एक स्मॉल साइज का है एक लार्ज साइज का, और इनके बीच में जो है वो कैसे वीक हो सकता है, जबकि आई तो दोनों ही जो है वो काफ़ी आपके बड़े साइज के दोनों ही हो गए आई, तो वहाँ पर वो वीक होने चाहिए। बट अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 199 देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, मतलब ये जो आई इंटर हेलोजन मतलब हो गए दो सेम टाइप के जो कंपाउंड हो गए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं देन द डिफरेंट हेलोजन। यानी अगर अलग अलग हेलोजन कंपाउंड है, जैसे आपका एक आयोडीन हो गया क्लोरीन हो गया, तो ये हमेशा वीक रहेंगे और आयोडीन आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये बिल्कुल सही है। इसलिए आईसीएल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है I2 का। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि बोथ A एंड R जो करेक्ट है और R जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 2। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए, इस वीडियो के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।